मैं हूं राहुल सोनी, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल वाईटी समाज में। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, जो कि एसएसटी जियोग्राफी चैप्टर 1 है क्लास 10th का। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लोगों का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है एसएसटी में। यदि आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो एसएसटी एक निश्चित तौर पर स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाएगा। तो मैं जितना पढ़ा रहा हूँ इस चैप्टर के लिए इतना सफिशिएंट होगा। इसको माइंड में रख करके आप इस पे आंसर लिखना चालू कर दीजिए। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी बताऊंगा, इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, तो सबसे पहले रिसोर्स क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये बताइए कि रिसोर्सेस से आप क्या समझते हैं। चलिए मैं बताता हूँ आपको। रिसोर्सेस object or things in the environment that fulfill the basic needs of man, which are technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस लाइन पे, वो सारी चीज़ें जो हमारी बेसिक नीड्स को, जो इंसानों की बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करती है, ठीक है, और वो हमारे इन्वायरमेंट में हैं, और साथ ही साथ उसमें टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, यानी कि उसमें टेक्निक का यूज़ किया जा सके और उसको और आसान बनाया जा सके, और इकोनॉमिकली फिजिबल, यानी कि उसका कॉस्ट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब सब इंसान से पहुंच में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ जिसके पास पैसा है वही उसको यूज़ कर सकता है। और कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी कि हमारा समाज उसको एक्सेप्ट करने लायक हो, कुछ ऐसी चीज़ें ना हो जो समाज हमारा एक्सेप्ट ना करे, ठीक है। तो ये था हमारा रिसोर्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो रिसोर्स जो है उसको, जो मेन टाइप्स है उसको दो टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। देख सकते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है। रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है, जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा है, रिन्यूएबल मतलब जिसको फिर से नया बनाया जा सके। तो इसका डेफिनेशन आप लोग नोट कर सकते हैं एज इट इज़, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, रिसोर्सेज विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, जो हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, एंड इनएग्जॉस्टिबल, जो ख़त्म नहीं होगा कभी भी। तो एग्जाम्पल क्या है ऐसी चीज़ें जो ख़त्म नहीं होगा, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड वाटर, ठीक है। तो ये सब जो है हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं। चलिए अब बात करते हैं हम अगले टाइप की रिसोर्स की, वो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो नॉन रिन्यूएबल यानी कि रिसोर्सेस विच कैन नॉट बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, ठीक है। रिन्यूएबल का अपोजिट है ये, ऐसे रिसोर्स जिनका हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते हैं और एग्जॉस्टिबल हैं, वो ख़त्म हो सकते हैं, जैसे कि मिनरल, ठीक है। आयरन ओर, बॉक्साइट वगैरह जो होता है, इसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं कंटिन्यूसली, ठीक है। कोल, पेट्रोलियम, ये सब एक न एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, तो वो सब हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिसोर्सेस प्लानिंग। अब देखिए, जिस हिसाब से रिसोर्स हमारा ख़त्म हो रहा है तो हमको कुछ ना कुछ प्लानिंग करना होगा कि हम रिसोर्स को बचा करके रखें। तो ये प्लानिंग कौन करता है, गवर्नमेंट करती है, ठीक है। और हम लोग भी अपने घरों के सामान को बचा बचा करके चलते हैं, वो भी हो सकता है प्लानिंग, ठीक है। तो रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, स्ट्रैटेजी फॉर सिस्टमैटिक एंड प्लान्ड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल मतलब कि काफ़ी लंबे समय तक ये चल सके, उस टाइप का विकास करना, उस टाइप के नियम कायदे बनाना, वो रिसोर्स प्लानिंग कहलाता है। अब देखें हैं आप लोग, हर जगह पे जंगलों में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही थी, तो सरकार ने कुछ नियम बना दिया, जीव जंतुओं को भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इस तरीके का कुछ कुछ एक्ट सरकार लाई है, तो उसी को कहते हैं रिसोर्सेज प्लानिंग, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ हो गया, जितना भी चीज़ आपको समझाया हूँ ये सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। अगला चीज़ है हमारा सॉइल। अब सॉइल क्या होता है, सॉइल जानते ही हैं, सॉइल इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल। इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल, अर्थ का सबसे ऊपरी हिस्सा जिसमें हम लोग घर बनाते हैं, हम लोग रहते हैं, जिससे जुड़े हुए हैं हम लोग, जिस पे खेती करते हैं, वही तो है सॉइल, ठीक है। तो इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल भी होते हैं। ऑब्वियसली पेड़ पौधों की पत्तियाँ, जीव जंतु जब मरते हैं तो इसी में दफनाया जाता है, तो ऑर्गेनिक मटेरियल वो सब होंगे। और इनऑर्गेनिक जैसे कि प्लास्टिक वगैरह आप लोग जानते हैं, ये सब इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, दोनों का कंपोजिशन हो जाता है हमारा सॉइल। ओके, तो चलिए कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे नोट। रिसोर्सेज आर थिंग्स और ऑब्जेक्ट फाउंड इन एनवायरनमेंट टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स प्रोवाइडेड दे आर टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। वही चीज़ है जो सबसे पहले आप पढ़ें कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, टेक्निक का यूज़ किया जा सके उसमें। जैसे आयरन और निकालते हैं, ठीक है, वो किससे मिलता है, हेमेटाइट जो होता है उससे।
और बॉक्साइट से क्या निकलता है, एल्यूमिनियम। तो उसने टेक्निक का यूज़ करके ही ना उससे निकाला जाता है। तो वो दे आर टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल और इकोनॉमिकली फिजिबल, यानी कि वही सस्ता होना चाहिए, मतलब ज़्यादा कॉस्टली नहीं होना चाहिए, और कल्चरली एक्सेप्टेबल, आप समझते ही हैं, समाज हमारा उसको एक्सेप्ट कर सके। तो कुछ और टाइप्स हो सकते हैं, इसको कुछ बेसिस पर डिवाइड किया जा सकता है रिसोर्सेज को। तो उन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। ऑन बेसिस ऑफ ओरिजिन, मतलब उनका स्रोत के आधार पे क्या क्या हो सकते हैं इसके। बायोटिक हो सकता है एक, और दूसरा होता है अबायोटिक। ठीक है, तो ऐसे भी पूछ सकता है आपसे कि बायोटिक रिसोर्स और अबायोटिक रिसोर्स क्या होता है। तो बायोटिक रिसोर्स होता है फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा मतलब जानते हैं पेड़ पौधे वनस्पतियाँ, है ना, और फौना मतलब आप समझते हैं जीव जंतु। ठीक है, तो ये सब है बायोटिक, मतलब लाइफ जो सर्वाइव करते हैं। और अबायोटिक यानी कि रॉक और मेटल्स। ठीक है, इसमें जान नहीं होती है, लेकिन ये अबायोटिक रिसोर्सेज हैं और काफ़ी यूज़फुल होते हैं। अगर एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पे देखा जाए तो इसको दो टाइप में कैटेगराइज किया गया है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। वही चीज़ एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब ख़त्म होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, तो रिन्यूएबल यानी कि ऐसी चीज़ें जो कभी ख़त्म नहीं होगी, जैसे सोलर और विंड एनर्जी। और नॉन रिन्यूएबल यानी कि फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम, कोल, ये सब जो है वो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब तीसरा कैटेगरी अगर देखा जाए ऑन बेसिस ऑफ ऑनरशिप, अगर मालिकाना हक के ऊपर देखा जाए तो इंडिविजुअल हो सकता है, किसी एक इंसान का होगा, जैसे कि घर होगा, लैंड होगा, ज़मीन वगैरह जो है किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा अगर ऑन किया जा रहा है तो वो हो जाएगा इंडिविजुअल। उसी तरीके से एक कम्युनिटी वाला हो जाएगा, जैसे कि पब्लिक पार्क्स होता है। ठीक है, पब्लिक पार्क्स वगैरह जो होता है वो एक कम्युनिटी के द्वारा यूज़ किया जा सकता है। और अगर नेशनल देखा जाए तो नेशनल पार्क वगैरह, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आप जानते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर इंटरनेशनल देखा जाए तो क्या हो जाता है, मरीन प्रोडक्ट्स, समुद्रों में, महासागरों में जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो इंटरनेशनली होते हैं। ठीक है, कुछ लिमिट तक, जैसे 12 नॉटिकल मील्स तक ही एक कंट्री को पूरा का पूरा हक होता है उस पर। ठीक है, तो अब फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्या है, ऑन बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, ऑन बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, तो मतलब किस तरीके से इससे विकास किया जा सकता है। अब पोटेंशियल देखा जाए तो कुछ पर्टिकुलर रीज़न होंगे जहाँ पे किसी विशेष टाइप के रिसोर्स का किसी रीजन में ही डेवलपमेंट होता है। जैसे राजस्थान एक काफ़ी गर्म इलाका है, तो वहाँ पे विंड एंड सोलर एनर्जी काफ़ी इजीली अवेलेबल है। सोलर एनर्जी काफ़ी गर्मी होती है, इसलिए हीट वहाँ पे ज़्यादा देता है, तो वहाँ पे पोटेंशियल उसका ज़्यादा है। और डेवलप्ड क्या है, वाट वी आर यूजिंग स्टॉक, लैक ऑफ टेक्निकल नो हाउ, एग्जाम्पल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, तो इनका हम लोग अब एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसे भी रिसोर्सेस हैं जिनका हम लोग यूज़ नहीं जानते हैं। और कुछ ऐसे रीज़न है जहाँ पर रिवर वाटर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जो है जनरेट किया जा रहा है। जहाँ पे नदियाँ होंगी वहाँ पे ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर का जनरेशन आसान हो जाता है। ठीक है, अब हमारे सामने ये समस्या आती है कि यदि हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे रिसोर्सेज का, ठीक है, तो उससे हमको कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा। तो वो नुकसान क्या है, ये देखिए क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, वही आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक्सेसिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज हैज़ रिजल्टेड इन क्या होगा, पहला डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्स जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, डिप्लीशन यानी कि एक्यूमुलेशन इन फ्यू हैंड्स। अब रिसोर्सेज जो हैं वो जिनके पास पैसे हैं उनके पास ज़्यादा होते जा रहे हैं। और डिस्क्रिमिनेशन एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज, वही है, शोषण हो रहा है। रिसोर्स जिनके पास पैसे वगैरह हैं वो रिसोर्स का तो खरीद पा रहे हैं, रिसोर्स का यूज़ कर पा रहे हैं, लेकिन एक गरीब रिसोर्स का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो वही एक्सेसिव यूज़ की वजह से हो पा रहा है। आज देखिए पेट्रोल वगैरह काफ़ी महंगे हो गए हैं ना, तो वही उसकी वजह से ही एक गरीब इंसान आसानी से यूज़ नहीं कर पाता इन चीज़ों का। आपको समझ में आया होगा आई थिंक। तो ये पूछ रहा था कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज हैज़ रिजल्टेड इन, मतलब उसका परिणाम क्या हुआ है एक्सेसिव यूज़ करने का। तो अगला है रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया। अब सरकार के द्वारा कुछ ऐसे कदम उठाए गए होंगे ताकि रिसोर्स की पहुंच हर जगह तक, हर लोगों तक किए जाए, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। ठीक है, तो सरकार ने कुछ कदम उठाया है। वो कदम क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज। अभी भी बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनके बारे में पता नहीं चला है सरकार को,
तो वो खोज रही हैं, नए नए इन्वेंशंस कर रही हैं कि और कहाँ कहाँ हमको रिसोर्सेज मिनरल्स वगैरह मिल सकते हैं। दूसरा है इंड्यूरिंग प्लानिंग स्ट्रक्चर विथ टेक्नोलॉजी फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स। बहुत सारे रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स की इनका विकास और इनको बचा करके कैसे रखा जाए, सरकार इस प्रकार की चीज़ें सोचती है। ठीक है, मैचिंग दीज प्लान्स विथ नेशनल डेवलपमेंट्स, और इन सभी प्लान से देश का कैसे विकास किया जा सकता है, इस तरीके के प्लान डेवलप कर रही है। आगे देखते हैं हम। अब देखिए लैंड रिसोर्स क्या होता है। जो हमारे पास टोटल हमारा लैंड है, जैसे भारत का पूरा एरिया देखा जाए तो 43% जो है वो प्लेन्स है, यानी कि समतल ज़मीन है, सपाट है, और 30% माउंटेन्स है, जैसे हिमालयाज़ वगैरह हो गया, ये सब माउंटेन्स, और नीचे हो गए साउथ के माउंटेन्स, ये सब माउंटेन्स अगर देखा जाए तो 30% माउंटेन्स हैं। प्लेट्यूज़ पठार जो है वो 27% है। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड रिसोर्सेज का। आपसे पूछ सकता है कंपोजिशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिए, मैं जितना बता रहा हूँ आप इसको एक नोट बनाइए तरीके से, और यहाँ पे आपको पूरा का पूरा डिटेलिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इसको माइंड में रखिए और आंसर फिर आप खुद से लिख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं लैंड यूटिलाइजेशन। ठीक है, लैंड जो है उसका यूटिलाइजेशन किस तरीके से हो रहा है। तो फॉरेस्ट हैं, कुछ लैंड में फॉरेस्ट हैं, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, और ऐसे भी लैंड है जहाँ पे खेती आसान नहीं है, खेती नहीं की जाती है। उस टाइप के ज़मीन को क्या बोला जाता है, बैरन लैंड। और नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, जहाँ पे खेती नहीं की जा सकती है, बैरन लैंड यानी कि बंजर ज़मीन। तीसरा है अनकल्टिवेटेड लैंड्स, कुछ ऐसे लैंड्स होते हैं जहाँ पे खेती तो की जा सकती है लेकिन खेती नहीं की जाती है, जैसे परमानेंट पास्चर्स। ठीक है, जो पास्चर्स यानी कि जो चारा वगैरह चरवाने के लिए यूज़ किया जाता है वो हो गया। और ट्री क्रॉप्स, पेड़ पौधे उगाए जाते हैं कुछ ज़मीन में। कल्चरेबल वेस्टलैंड्स यानी कि कुछ सामाजिक सांस्कृतिक चीज़ों के लिए जगह छोड़ दी जाती है, जैसे आप ग्राउंड वगैरह ये सब प्ले ग्राउंड यूज़ करते हैं ना, वो सब हो जाता है। अब फैलो लैंड, फैलो लैंड यानी कि खेती की जाने वाली ज़मीन। तो करंट फैलो जिसमें खेती अभी हो रही है, और अदर देन करंट फैलो जिसमें अभी खेती नहीं की जा रही है, जो खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, और पांचवा होता है नेट्स ऑन एरिया, जिसमें टोटल बोया गया क्षेत्र होता है, जिसमें अभी खेती की गई है टोटल। अब यहाँ पे देखिए लैंड डिग्रेडेशन ऑकर्स ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। आपसे पूछ सकता है कि व्हाट आर द काउजेस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। व्हाट आर द काउजेस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, ज़मीन ख़त्म होते जा रही है, धीरे धीरे बंजर होते जा रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं, उनका रीज़न है डिफॉरेस्टेशन, मतलब डूबता जा रहा है लैंड। समुद्रों का जल स्तर बढ़ता जा रहा है जिससे वो डूबते जा रहे हैं। अभी आप जापान देख सकते हैं, टोक्यो जो है वो धीरे धीरे डूबता जा रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है, उसका रीज़न क्या है, डिफॉरेस्टेशन, जंगलों का कट जाना, ओवर ग्रेजिंग, पेड़ पौधे उससे भी तो नष्ट होते हैं ओवर ग्रेजिंग करवाने लगेंगे तो, और माइनिंग एंड क्वेराइंग, वही मिनरल प्रोसेसिंग। तो माइनिंग वगैरह, खुदाई वगैरह जो की जाती है ना, क्वेराइंग यानी कि उथल पुथल ज़मीन का किया जाता है अंदर से चीज़ें निकालने के लिए, तो ये सब रीज़न है। और इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, मतलब जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह उद्योगों से निकलने वाला गंदगी होता है, उन सभी चीज़ों की वजह से हमारे ज़मीन को क्षति पहुंच रही है और वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो अब लैंड डिग्रेड हो रहे हैं तो उसको कंजर्व करने के कुछ ना कुछ तरीके तो अपनाई होगी गवर्नमेंट। तो क्या क्या है वो देखते हैं कि हाउ कैन वी कंजर्व आवर लैंड। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली ऐसे पूछा जा सकता है, हाउ कैन वी कंजर्व आवर लैंड। तो हियर आर सम आंसर्स, हाउ कैन वी कंजर्व द लैंड। लैंड कंजर्वेशन मेजर्स इंक्लूडिंग अफॉरेस्टेशन। अगर डिफॉरेस्टेशन इसका लैंड डिग्रेडेशन का रीज़न है, तो अगर हमको अफॉरेस्टेशन करेंगे तो वो लैंड को कंजर्व कर सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, हो सकता है अपने जो चरवाहे लोग हैं उनको प्लानिंग करके चरवाना होगा, ज़्यादा खुली, मतलब ऐसे ही खुले ना छोड़ दिया जाए, गाय बैल वगैरह जो भी हैं उनको। प्लांटिंग कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग, ठीक है, ओवर ग्रेजिंग ये सबको कंट्रोल करना होगा। स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स, मतलब जो मरुस्थल वगैरह में बन जाते हैं रेत के टीले, उन टीलों को उनसे ज़्यादा बढ़ने ना दिया जाए, स्टेबलाइज किया जाए, रोका जाए, ये सब प्लानिंग किया जाता है। वेस्ट मैनेजमेंट, जो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स वगैरह होते हैं, जो कचरे वगैरह होते हैं और जो हमारे घरों से निकलने वाले कचरे होते हैं, उन सभी को ट्रीट करने की ज़रूरत है। कंट्रोल ऑफ माइनिंग, ठीक है, माइनिंग को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। सॉइल इज़, अब देखिए यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि सॉइल क्या है,
ठीक है। तो सॉइल के बारे में हम तो पढ़े सबसे पहले कि सॉइल क्या होता है। सॉइल इज़ अ रिसोर्स एज इट इज़ यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग अ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स एंड ऑन इट आर बेस्ड लॉट ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। इसी मिट्टी पे हम बहुत सारे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करते हैं कि नहीं करते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि इज सॉइल अ रिसोर्स, क्या सॉइल एक रिसोर्स है? तो बिल्कुल, सॉइल इज़ अ रिसोर्स एज इट इज़ यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। बिल्कुल सॉइल एक हमारा रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग क्रॉप्स को उगाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। और अगर सोचिए क्रॉप्स नहीं होगा, नहीं उगेंगे तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे, खाना पीना कैसे होगा? मिट्टी नहीं होगी तो पेड़ पौधे नहीं होंगे। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि यस, सॉइल इज़ अ रिसोर्स एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। अब फैक्टर्स लीडिंग टू सॉइल फॉर्मेशन इंक्लूड्स रिलीफ, पेरेंट रॉक्स, क्लाइमेट, वेजिटेशन, अदर लाइफ फॉर्म्स, टाइम, टेम्परेचर, एक्शन ऑफ विंड, वाटर, ग्लेशियर्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ डिकम्पोजर्स। अब पूछते हैं कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, मिट्टी कैसे बनती है। आप जो मिट्टी देखते हैं वो मिट्टी कैसे बनी है, कुछ ना कुछ हुआ होगा इसमें। तो मिट्टी के फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, ठीक है। ऐसे पूछता है क्वेश्चंस कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो हियर आर सम फैक्टर्स विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। पेरेंट रॉक्स, जो बड़े बड़े चट्टान होते हैं उनसे टूट करके। क्लाइमेट यानी कि जलवायु, वेजिटेशन, पेड़ पौधे और अदर लाइफ फॉर्म्स, वहाँ पे जीव जंतु जो है टाइम के साथ, ठीक है, और टेम्परेचर के साथ, और हवाएं, पानी, ग्लेशियर्स और एक्टिविटीज़ ऑफ डिकम्पोजर्स, जो केचुए वगैरह होते हैं ना, इंसेक्ट्स वगैरह, इन सभी का भी बहुत ही अच्छा रोल होता है मिट्टी के फॉर्मेशन में। आई होप कि आपको समझ आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब मिट्टी के क्लासिफिकेशंस हैं यहाँ पे, ये आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉइल। सॉइल के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्लासिफिकेशन है। पहला एलुवियल सॉइल, ठीक है। एरिया इंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स, जो नॉर्दर्न प्लेन्स का इंटायर एरिया है, जो कि नदी वाला होता है एरिया, वहाँ पे दो प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, खादर और बांगर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, खादर और बांगर, जैसे ये नदी है मान लीजिए, ठीक है, तो नदी के जस्ट पास वाला जो मिट्टी होगा ये, इसको बोलेंगे हम लोग खादर, ठीक है। ये ज़्यादा उपजाऊ होता है, मिट्टी के जस्ट, नदी के जस्ट ऊपरी वाला हिस्सा, पास वाला हिस्सा। और इसके जस्ट पीछे साइड वाला हिस्सा देखेंगे जो ऊंचा उठ जाता है, तो ये होता है बांगर, ये कम उपजाऊ होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, खादर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ज़्यादा उपजाऊ होता है, और बांगर जो होता है वो कम उपजाऊ होता है। तो आगे वाला ये जो है ये है खादर, और पीछे वाला जो है ये है बांगर। उसी तरीके से दूसरा क्लासिफिकेशन है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल क्या होता है? रेगुर सॉइल। ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल भी बोलते हैं और कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, क्योंकि कपासी मिट्टी भी इसको बोलते हैं। इसमें कपास जो है वो सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, कॉटन। डेक्कन ट्रैप का जो एरिया है वो पूरा का पूरा ब्लैक सॉइल से बना हुआ है, बिछा हुआ है ब्लैक सॉइल से। तीसरा है रेड एंड येलो सॉइल। तो रेड एंड येलो सॉइल क्या होते हैं? ये अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होते हैं, ठीक है। रेड एंड येलो सॉइल, एरिया ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट्स, ईस्ट का पार्ट और साउथ का पार्ट जो होता है, और डेक्कन प्लेट्यूज का हिस्सा, ये जो है रेड एंड येलो सॉइल से भरा हुआ है। नेक्स्ट है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल क्या होता है? एरिया कर्नाटक का एरिया और केरला का एरिया। ये लेटराइट मिट्टी जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है आपकी चाय वगैरह और कुछ ऐसी चीज़ें उगाने के लिए जिसमें पानी की मात्रा कम होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एरिड सॉइल, मतलब ये लेटराइट सॉइल वगैरह जहाँ पे ज़्यादा बारिश हो जाती है, ज़्यादा वहाँ पे एसिडिक फॉर्म में होती है लेटराइट सॉइल, तो ये केरला और एरिया ऑफ कर्नाटका में पाई जाती हैं। एरिड सॉइल क्या होता है? ये राजस्थान में पाया जाता है, मतलब वही डिज़र्ट सॉइल भी बोलते हैं इसको, जिसमें जिसकी फर्टिलिटी बहुत कम होती है, बहुत कम। यहाँ पे मोटे अनाज उगाए जाते हैं। अब आपसे पूछेगा कि सॉइल इरोजन क्यों होता है? सॉइल इरोजन ऑकर्स ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, ओवरग्रेजिंग की वजह से, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग की वजह से, विंड, ग्लेशियर्स एंड वाटर, ये सब फैक्टर्स हैं सॉइल इरोजन के। सॉइल इरोजन यानी कि मिट्टी का बह जाना। नदियों के किनारे वाली मिट्टी, अगर पेड़ वगैरह लगे रहते हैं तो वो मिट्टियों को थामे रहते हैं, लेकिन पेड़ पौधे धीरे धीरे देखिए कितनी तेज़ी से कट रहे हैं, तो उनकी वजह से ख़त्म होते जा रहे हैं। अब सॉइल कंजर्व करने के क्या क्या
प्रयास किए जा रहे हैं, किस तरीके से हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, ये पूछेगा आपसे। कंटूर प्लगिंग, ठीक है, तो जुताई वगैरह जो करते हैं उसको हम लोगों को हमेशा करते रहना होगा। टेरेस फार्मिंग, मतलब जो पहाड़ों की मिट्टियाँ हैं उसमें टेरेस टाइप का सीढ़ी नुमा खेत बना करके कर देना चाहिए, जिससे मिट्टी का कटाव रुक जाता है। स्ट्रिप क्रॉपिंग और शेल्टर बेल्ट्स बनाए जाने चाहिए ताकि पेड़ पौधे लगाएं, अफॉरेस्टेशन करें और ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल करें, तो सॉइल कंजर्व किया जा सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका चैप्टर देखिए कितनी आसानी से समाप्त हो गया। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी बताऊँगा। इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी है हमारे पास, आप देख सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं आपको अभी नहीं बताता हूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ जो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। डिफाइन रिसोर्स प्लानिंग, आपने पढ़ा कि रिसोर्स को कैसे प्लानिंग किया जा सकता है, ठीक है, रिसोर्स को किस तरीके से प्लान किया जा सकता है। वाट आर बायोटिक रिसोर्सेस, ये भी बता दिए। सॉइल क्या है ये भी बता दिए। और मेंशन एरियाज ऑफ ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल का एरिया क्या क्या है वो सब आपको बता दिया। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा इन सभी चीज़ों को। ये सब क्वेश्चंस के आंसर आपको लिख के रखने हैं। अब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, जंगलों का कटना। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। डिफाइन रिसोर्सेस एंड गिव देयर क्लासिफिकेशन, रिसोर्सेस क्या होते हैं और उनके क्लासिफिकेशन, बहुत सारे बेसिस पे उसको डिवाइड किया जाता है। तो ये सब आपको प्रैक्टिस करना है लिखने की। देखिए आप चैप्टर को थोड़ा इस तरीके से पढ़िए कि आंसर आप खुद से लिखिए। एसएसटी में यही इंपॉर्टेंट है, आंसर खुद से लिखना, सोच करके लिखना। रटने की कोशिश कभी भी मत कीजिएगा एसएसटी को। सेकंड है एक्सप्लेन रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी विथ एग्जांपल्स। ठीक है, रिसोर्सेज को बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पे समझाना है, एग्जाम्पल के आधार पे। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं ऊपर में, आप फिर से देखिए वीडियो को, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे डिस्टिंगाइज यानी कि डिफरेंस लिखिए बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्सेज में, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। स्टॉक एंड रिजर्व्स के बीच में भी हमको डिफरेंस लिखना है, स्टॉक एंड रिसोर्सेज का भी। ठीक है, उसके बाद है फोर्थ डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन कीजिए। तो किस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, मतलब रिसोर्सेज को किस तरीके से बचा करके रखा जा सकता है। राइट अ नोट ऑन रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992। ये आप देख लीजिएगा कि रियो डी जेनेरियो में समिट हुआ था, सम्मेलन हुआ था रिसोर्स को बचाने के लिए, पूरा इंटरनेशनल सम्मेलन था ये। और एक अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ डिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज बाय ह्यूमन बीइंग्स। अब देखिए जो गरीब हैं उनके पास आसानी से पहुंच नहीं हो पाती है रिसोर्सेज की, वो यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो इसके ऊपर आपको एक नोट लिखना है कि इन किस तरीके से लोगों में भेदभाव को रोका जा सके, ये आपको लिखना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सब चीज़ समझ में आया होगा। और कुछ क्वेश्चंस और हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू रेज द लैंड एरिया अंडर फॉरेस्ट, क्यों फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो बहुत ज़रूरत है, तेज़ी से घटते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जल स्तर बढ़ता जा रहा है। और एक दिन इसी तरीके से कटते रहें जंगल तो पूरा का पूरा अर्थ जो है जलमग्न हो जाएगा, हम सभी डूब जाएंगे। डिस्कस लैंड डिग्रेडेशन, वही चीज़ है, उसी क्वेश्चन को दूसरे फॉर्म में पूछ दिया कि ज़मीन का कम होना यानी कि जल स्तर बढ़ना। ग्लोबल वार्मिंग, आप समझ सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो क्या होगा, ग्लेशियर्स पिघलेंगे। व्हाट इज़ सॉइल, हाउ इज़ इट एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। अभी बताया आपको कि सॉइल के क्यों है इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, इसी में हम लोग खेती किसानी वगैरह करते हैं। अगर ये खेती किसानी नहीं कर पाएंगे तो सर्वाइवल हमारा मुश्किल हो जाएगा। तो इस आधार पे कह सकते हैं कि सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर अस। ठीक है, फिर है व्हाट आर द निगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। इंडिया में लैंड यूज़ पैटर्न, किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है तो किसी के पास ज़मीन है ही नहीं, और खाली ज़मीन पड़ा हुआ है, बैरन लैंड है। ओवर ग्रेजिंग वगैरह, डिफॉरेस्टेशन वगैरह की वजह से जो है बहुत सारा नुकसान हो रहा है। तो ये सब आप देखिएगा। चलिए गाइज, आज के लिए इतना ही। आपको इसी तरीके से एसएसटी के नोट्स में आप देता रहूँगा, आप प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।